कैसा सेशन होता है जहां पर हम लोग करते हैं सारी टॉपिक्स को सिंक्रोनाइज एक बेहतर फॉर्म में, ताकि हमारे जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें या फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तब मतलब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को। इसके साथ साथ में हम लोग इसके अंदर में डिस्कस करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई को। हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। एंड हम लोग इनिशिएट कर चुके हैं हमारे माइंड मैप सीरीज को। जी हाँ, ये एक ऐसा सेशन होता है जहां पर हम लोग करते हैं सारी टॉपिक्स को सिंक्रोनाइज एक बेहतर फॉर्म में, ताकि हमारा एक बेहतरीन वाला फ्लो बने। एंड जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें या फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तब उसी फ्लो के अकॉर्डिंगली हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो एंड इजीली क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाए। इसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स को। राइट, मतलब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को। इसके साथ साथ में हम लोग इसके अंदर में डिस्कस करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई को। तो फटाफट से शुरू करते हैं हम इस सेशन को। एक बार जल्दी से मेरे को थम्स अप कर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि आपने इसके प्रीवियस वन में जो हमारा गदर 3.0 ऑन है वहां से इस चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो देख लिए हैं एंड इसके क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अगर कर लिया है तो यहां से अब एक बार फिर से उसको करते हैं पॉलिश और इसके बाद परमानेंटली कर लेते हैं पैकअप इस चैप्टर का। तो गदर 225 के लिए स्टार्ट है भाई, है ना। कहां पे? लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, यहां से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो गदर 3.0 में। एंड आपको इजीली एचपी गुरुकुल ज्वाइन करनी है, जहां से आपको सब कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। क्या क्या भाई? तो एचपी गुरुकुल ज्वाइन करने से आपको गदर सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग्स, माइंड मैप्स ये मिल जाएंगे, फॉर्मूला सेट मिल जाएगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे एंड हम लोग जो कहते हैं हमारी चिट शीट वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। जेई का कंप्लीट रिवीजन कैप्सूल तो है ही, इसके साथ साथ में बिट सेट, वीआई, ट्रिपल ई, है ना, वेस्ट बंगाल जेई, एमएचटी, सीईटी, ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है। उसके साथ साथ में एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके कॉलेजेस को लेकर के कि आप कौन से कॉलेज इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हो सकता है, किसमें क्या है नहीं है, ये सब कुछ। एंड उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। राइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बेसिस पर आपके कमेंट्स के रिप्लाई देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कर लीजिए एचपी गुरुकुल। इनिशिएट करते हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स को। सबसे पहले हमारे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाली बात हम कर लेते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ना बड़े ही काम की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हो क्या रहा है यहां पर, चलने क्या वाला है यहां पर, जरा देखो। तो यहां पर कहना यह है सिंपली कि अगर मेरे पास में कोई मेटेलिक शीट है ना, फोटो सेंसिटिव शीट कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये बेटा माइंड मैप है, बहुत कम समय में हम सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। ये एक फोटो इसको क्या कहते हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट है। इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे सपोज, है ना, यहां से एक सफिशिएंट इंटेंसिटी की लाइट बीम अगर इंसिडेंट होती है तो यहां जो इसके सरफेस पर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको क्या करता है भैया, इनको निकाल के बाहर फेंक देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको दो बातें समझ में आ रही है। एक तो सरफेस से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए और इनको चला के ले जाने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, यही कहलाती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्टीमेटली हमने एक बढ़िया सा उपाय देखा, हमने कहा कि भाई साहब एक काम करो, इसको एक एनोड दे दो, मतलब इसको एक पॉजिटिव गुंबद इसके ऊपर रख दो, तो ये जो होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स चल चल करके जाके यहां चिपक जाएगा। अब मैंने कहा क्यों ना मैं इसको इस तरीके से बाहर साइड से मैंने इसको एक वायर के जरिए इसको कनेक्ट कर दूं, तो मुझे पता चला ये कंप्लीट सर्किट बन गई। यहां पे इनसाइड ये चार्जेस खुद ऐसा ट्रेवल होकर के पहुंच रहे और आउटसाइड मैंने एक कनेक्शन दे दिया, तो इसमें जो करंट मिलेगा उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है हमारी वर्क फंक्शन। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करना शुरू करता हूं। सबसे पहली पॉइंट जो मेरे को यहां पर देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज बेटा वर्क फंक्शन। क्या होता है ये वर्क फंक्शन? तो वर्क फंक्शन नाम से सीधा सीधा से क्लियर है ना, वर्क फंक्शन नाम से सीधा सीधा से क्लियर है, ठीक है, कि ये अल्टीमेटली एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, आप कह सकते हो इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ये क्या बेटा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। काय के लिए? ताकि इलेक्ट्रॉन्स को वहां से स्किप कराया जा सके। तो स्किप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस। उसके सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं हम क्या, वर्क फंक्शन। जनरली इसको WO से या फिर आपको फाई नॉट से डिनोट होता हुआ दिख जाएगा। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, तो ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। ये कुछ बातों पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। डिपेंड्स ऑन फर्स्ट तो नेचर ऑफ मेटल।
कैसा मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड सेकेंडरी डिपेंड करता है कंडीशन, इसकी कंडीशन ऑफ सरफेस, सरफेस की कंडीशन कैसी है और मेटल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करती है वर्क फंक्शन। आपको यह बात समझ में आ रही है कि मेटेलिक शीट पे आपने एक लाइट डाली, उस लाइट से यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या देना होगा, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे ना तब तो जाएगा। क्यों जाएगा भाई आपके साथ, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे एक नंबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ध्यान रखना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसी के टर्म में हम बातें करेंगे, इसलिए मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए रख दिया यहां पर। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा वो कितने तरीके के हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, किसकी बात चल रही है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की बात हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे वो कितने तरीके से पॉसिबल है, तो पहला तो है भाई थर्मोआयनिक। कैसा है, थर्मोआयनिक। थर्मोआयनिक मतलब क्या, आप हीट प्रोड्यूस करो ताकि वो सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, आप इतनी हीट प्रोड्यूस करो कि सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए। दूसरा है बेटा, दूसरा है वो है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब आपने एक हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाए। एंड तीसरा जो है जिसके बारे में इसके अंदर में पढ़ना है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक एक और है, ये जनरली आपको कुछ बुक्स में मिलता है, कुछ बुक्स में आपको नहीं मिलता है ना, सेकेंडरी। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब समझ में आ गया, आपने लाइट बीम डाली, लाइट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होंगे और सरफेस छोड़ करके बाहर हो जाएंगे। सेकेंडरी का ऐसा कहना है कि इतनी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके आसपास के और इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ हो लेंगे। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, जैसे बहुत तेजी से कोई व्हीकल अपने सामने से गुजर जाती है तो ऐसा लगता है ना अपन उसी की तरफ ऐसा झुक गए, वैसे ही ये भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मिलता है दैट इज सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई, यहां पर जो अपन सबसे पहले ही डिस्कस किया है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर है क्या, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया, ये एक फिनोमिना है जिसमें क्या करी जाती है, एक सरफेस पर क्या करोगे, एक सरफेस पर सफिशिएंट, ये अभी बातें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी आगे चल करके इस थ्योरी में कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि यहां से मतलब अगर अपन बात करते हैं बिफोर आइंस्टाइन, है ना, बिफोर आइंस्टाइन के आने से पहले हम लोग ये समझते रहे कि भैया ये जो है ये वेव थ्योरी है। क्या है, वेव थ्योरी है, तो वेव्स के टर्म में ही बात करें, इसीलिए कह रहे हैं कि यहां पर क्या करोगे, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, है ना, लाइट को क्या करेंगे, इसके सरफेस पे डालेंगे, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होगा, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में ना एक बेहतरीन वाली ग्राफ है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई अगर आपको यहां पे इंटेंसिटी वर्सेस, ये ध्यान रखना अभी शुरुआत में, अभी एक साथ ग्राफ भी कराऊंगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, जो कौन सी लाइट जो आ रही है, और इधर में अगर हमने फोटो करंट रखा है, अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ देखते हो तो ये हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये हमेशा आपको कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, यही कहते हैं, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा, शुरुआत में ऐसा ही माना जाता था। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो करंट बढ़ेगा। तो इसके लिए ना एक बढ़िया सा एपरेटस, एक बढ़िया सा अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को आप जल्दी से समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो यार, एक एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है, यहां से लाइट आने के लिए क्वार्ट्ज भरा है, यहां पर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, और इसको हम लोगों ने क्या करा, तो इसको हम लोगों ने ऐसा कनेक्ट किया कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। यहां पे जरा समझ लो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये रहा आपका एमिटर है, ये वाला हिस्सा जो है ये एमिटर है, ये आपका जो है ये कलेक्टर है। यहां से लाइट बीम की एंट्री कराई, जैसे ही लाइट बीम आएगा यहां पे सफिशिएंट एनर्जी के, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसको क्या किया मैंने, इसको पॉजिटिव है, मतलब ये वाली जो प्लेट है इसको पॉजिटिव 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 करा दिया। इस पॉजिटिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, इसकी तरफ भग करके जाना शुरू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भग के जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चल करके जाना शुरू होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगा, करंट बहना शुरू हो जाएगा, है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा 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 क्या होने लग जाएगा, ऐसा करंट बहना शुरू हो जाएगा। इस करंट को कहते हैं हम फोटो करंट, इस करंट को क्या कहते हैं हम, फोटो करंट। बात समझ में आई। अब यहां पे एक बात बताओ, अगर इसको ज्यादा पॉजिटिव करते जाऊंगा, ये कलेक्टर को ज्यादा पॉजिटिव करते जाऊंगा, तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे।
ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू होगी ना जिसके बाद में अगर मैं कितना भी इसको पॉजिटिव कर दूं, अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच ही गए तो और पहुंचा सकते हो क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, जब सारे ही इलेक्ट्रॉन आपने यहां पहुंचा दिया, क्यों पहुंचा रहे? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई साहब कि ये मैक्सिमम करंट मिलने लग जाएगा, सैचुरेशन करंट, यानी आप और पॉजिटिव करने से यहां पर करंट नहीं बढ़ेगी। हाँ, शुरू में बढ़ रही थी, थोड़ा सा पॉजिटिव किया तो चार्जेस और बढ़ गए, थोड़ा और पॉजिटिव किया थोड़े और बढ़ गए, लेकिन जब पूरे ही इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए तो अब नहीं बढ़ने वाली। अच्छा, इसी का जस्ट एक उल्टा कहानी है। अगर मान लो, मैं शॉर्ट में बनाता हूं इसको, ऊपर वाली अरेंजमेंट में ही मैंने उल्टा काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से, यहां पे फिर से वही सनलाइट आ रही है। अच्छा, ये वैक्यूम बनाना है इसलिए इसको ट्यूब के अंदर रख रहे हैं, है ना। ऐसी जो आप ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब के अंदर रखने के पीछे कारण क्या है भाई? यहां पे मुझे बनानी है इसको वैक्यूम। ये क्वार्ट्ज मटेरियल भरी होती है, यहां से लाइट आई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन ये अब पॉजिटिव 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 कर दिया और कलेक्टर को उठा करके नेगेटिव कर दिया, उल्टा काम कर दिया। कलेक्टर को उठा करके कैसा कर दिया भैया? नेगेटिव कर दिया। अब इस समय थोड़ा सोचना, ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना कर दो कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी कलेक्टर के पास ना पहुंचे। समझ गए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर के पास ना पहुंचे, तो उस समय इस पोटेंशियल को हम कहते हैं V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान रखेंगे, इस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी नहीं पहुंचना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसके लिए ग्राफ है, और वो ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही मैं यहां पर आपको कवर अप करके दे रहा हूं। ये देख लो, अगर आपने इनके लिए ग्राफ्स बनाने की कोशिश करी, यहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा डायरेक्टली, है ना। ये एनोड पोटेंशियल है, वही एनोड पोटेंशियल मतलब कलेक्टर का पोटेंशियल है, ठीक है। और अगर मैं अब यहां से बात कर रहा हूं, है ना, करंट की, ठीक है, यहां पे अपन क्या रख लेते हैं? यहां पे करंट रखते हैं। तो देखो, यहां से ये ऐसा, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो, ये सब है V0, है ना, ये नेगेटिव V0, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है, लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो ये करंट I1 है, ये I2, ये I3, है ना। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये इंटेंसिटीज के ऊपर। ज्यादा इंटेंसिटी दोगे तो करंट ज्यादा बढ़ेगी, इंटेंसिटी ज्यादा दोगे तो करंट ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यहां के बाद ये करंट सबके सब कैसे हो रहे हैं? यहां के बाद पैरेलल हो जा रहे हैं, तो यानी यहां एक पॉइंट के बाद में इस रीजन में ये क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड। मतलब आप अब कितना भी एनोड को पॉजिटिव करते रहो, कुछ नहीं बढ़ने वाला। इसके बीच में आपको आता है भैया I3 ज्यादा, I2 ज्यादा, I1। इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा रखोगे उसमें से ज्यादा करंट बहेगा, इंटेंसिटी कम 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 तो करंट कम होता चला जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम है। और सेम जगह पे जाकर के सब सैचुरेशन पे चले जाएंगे, सेम जगह पे जाकर के सभी सैचुरेशन पे चले जाएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप ऐसा लिख सकते हो कि मैक्सिमम, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल, मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए? वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के निकलता था। नो फोटो इलेक्ट्रॉन इवन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रीचेस टू एनोड। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, है ना, या फिर इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं बेटा, है ना। और इसकी वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो ये होता है K मैक्स इज इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर, या फिर इसी को लिखते हैं EV0। ये हो गई भैया आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गई आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। बस एक छोटी सी लाइन याद रखना, ये बहुत काम की लाइन है, मैं इधर साइड में ऐसा मार्क करके लिख देता हूं, ये बहुत काम की लाइन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है, इस ग्राफ ने यही दिखाया, इंटेंसिटी से कोई वास्ता नहीं है। I1 I2 I3 अगर अलग अलग आपको देखने को मिल रही है इंटेंसिटी, है ना, अलग अलग इंटेंसिटी आपको देखने को मिल रही है, करंट यहां से जाकर के सब सैचुरेटेड हो गया, है ना, ये करंट है, यहां पे करंट है, ये I1 I2 I3 क्या बेटा? इंटेंसिटीज है।
तो यहां पे आपने देखा इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए कैसा देखने को मिला आपको, सेम। लेकिन अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात कर ले बेटा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये देख लो, सैचुरेशन करंट है ना, सेम, सैचुरेशन करंट सेम फॉर ईच इंटेंसिटी, मतलब सभी इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट जो मिलेगा सेम मिलेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी कैसा रखना है बेटा इसमें, फ्रीक्वेंसी सबकी कैसी है, डिफरेंट, बात ही हो रही है उसकी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना, है ना, फ्रीक्वेंसी अगर हो रही है कैसी, ज्यादा, ठीक है, चलो मोर लिख लो भाई, ऐसे कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो रही है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, यह भी क्या होगा, ज्यादा। इसके लिए अगर आपको ग्राफ बनाने को कहा जाए तो लो भाई साहब बना लो, देखो फिर से तीन इंटेंसिटीज के लिए मैं यहां पर फ्रेम कर लेता हूं, ये ग्राफ से इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सैचुरेशन करंट, ये आपका क्या है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट अगर देखोगे तो सबकी कैसी हो गई, सेम हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी 1 है, न्यू 1 न्यू 2 और ये न्यू 3। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करोगे तो V01 लिख लो, दिस इज नेगेटिव ऑफ V02 हो गया, दिस इज नेगेटिव ऑफ V03 हो गया, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल से अलग अलग हो गए, ठीक है, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल से अलग अलग हो गए। यहां पर क्या है बेटा, न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, इसी के ऊपर बेस्ड आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने वाला है। अब एक ग्राफ और देख लो, फ्रीक्वेंसी वर्सेस, एक ग्राफ और देख लो आप, फ्रीक्वेंसी वर्सेस, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो देखो यहां पर एक बड़ी कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको पता लगा कि भाई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद ही एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक एमिशन शुरू हो पाती है, उसके पहले नहीं हो पाती। ये हो गया, ये हो गया बेटा आपका, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट से लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है कि इससे कम अगर रखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन नहीं होगा, हाँ इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर पीछे की तरफ यहां पर ज्वाइन कर देते हैं, है ना, यहां पे अगर पीछे की तरफ हम लोग क्या करें, ज्वाइन कर देते हैं, तो यहां से मिल जाता है मेरे को नेगेटिव ऑफ W0, ठीक है, वर्क फंक्शन। अब नेगेटिव वर्क फंक्शन का कोई मतलब होता नहीं, ठीक है, मतलब इसके नीचे नेगेटिव वर्क फंक्शन का क्या, नेगेटिव एनर्जी हो सकती क्या, नहीं ना, तो नेगेटिव वर्क फंक्शन कोई मतलब फिजिकल मीनिंग ही नहीं रखता। तो ऐसा कह सकते हो कि बिफोर दिस फ्रीक्वेंसी नो एमिशन, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इस फ्रीक्वेंसी से नीचे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। यही है भैया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब दो छोटी बातें इसी में समझ लेते हैं, दो छोटी और बातें इसी में समझ लेते हैं। क्या भाई, तो मैं कह रहा हूं के मैक्स जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है, वो किसकी वजह से होती है, तो इंक्रीज लीनियरली, काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ती है किसके साथ, विद फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है आपको, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये जो है ना, ये जो है ये वर्क है अल्टीमेटली, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमेशा ही इंडिपेंडेंट होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन लॉजिक्स पर, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब क्या समझ में आया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हो रहा है, उनके जो काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से वो चल करके जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगी उनकी इंटेंसिटी, ठीक है ना, है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा लोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा कह सकते हो, शुद्ध हिंदी में लिख दूं,
इंटेंसिटी, है ना, कितनी भी ज्यादा हो, सीधी बात, इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो बिफोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिफोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो इमिशन, कोई इमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले भाई साहब कोई इमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारी वेव थ्योरी फेल होगी। मतलब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी भाई साहब इसकी वजह से फेल होगी। पहला क्या कि भाई साहब ऐसा कहना था कि अगर एनर्जी इसके ऊपर, जैसे मान लो ये एक मेटेलिक सरफेस, इसके ऊपर एनर्जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, तो भाई कुछ समय बाद इसको पूरा एनर्जी कलेक्ट कर लेना चाहिए, और कलेक्ट करने के बाद जो एनर्जी है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हो जाए, है ना। क्या भाई, तो कलेक्शन ऑफ एनर्जी या स्टोरेज ऑफ एनर्जी कह लो, है ना, ये नहीं होता। अगला क्या कहना चाहिए भाई, अगला ऐसा कहना था कि भाई साहब जो काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। क्या इन्होंने तो यही बोला था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी से। लेकिन हमको क्या पता पड़ा कि हमको यह पता पड़ा कि काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो लो भाई साहब ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। अच्छा एक और, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी हमने ये ग्राफ बनाया वहां से पता चला, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज होती है इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। कुछ कहा था क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी? उन्होंने तो कहा था कि एक सफिशिएंटली आना फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डालो, इसके बाद में वो इमिशन हो जाएगा। तो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और एक और बात कि भाई साहब जब एनर्जी आएगी, ये एनर्जी लेगा और बाहर जाएगा, तो इसमें क्या होना चाहिए, टाइम लैग। लेकिन यहां पर किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं होता। तो भाई साहब जब जब, है ना, क्या कहते हैं, जब जब धरा पर पाप बढ़ता है तो किसी न किसी को अवतार लेनी पड़ती है भाई। तो अब भैया बढ़ गया ना, इतने सारी परेशानियां आ गई, तो एंट्री होती है भैया बेहतरीन वाली आइंस्टाइन की। ऐसा ही होता है भाई, आपने मूवीज देखी है ना। तो आइंस्टाइन्स थ्योरी अब यहां पर इंट्रोड्यूस होती है और इन सबके जवाब देने का काम करती है ना। भाई विलन ने आतंक मचा रखा होगा तो हीरो की एंट्री होगी ना, तो अब भैया हीरो की होती है एंट्री। क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले तो इन्होंने कह दिया कि भाई साहब सुनो, यहां पे जो आने वाली लाइट है ना वो किसके फॉर्म में आएगी, तो वो आएगी फोटोन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आएगी, फोटोन के फॉर्म में। अब फोटोन क्या है बेटा, तो जब चलेगा तब इसके पास मास है, लेकिन रेस्ट मास इसकी क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये फोटोन चलने लगेगा, जब ये फोटोन मोशन में होगा, तब इसके पास क्या होगी भाई, तो इसके पास एनर्जी होगी एच न्यू, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि भाई साहब सुनो, यहां पे हो रहा है इलास्टिक कोलिजन, थोड़ा आराम से सुनना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है किसके किसके बीच में। तो इन्होंने कहा भाई साहब यहां इलास्टिक कोलिजन दोनों के बीच में होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के बीच में। और ये दोनों कैसे हैं, मास है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होती है बेटा, तो इलास्टिक कोलिजन ऐसी होती है जिसके अंदर में कोई टाइम लैग नहीं होता, है ना। ये कैसी कोलिजन होती है, पहला वाला आया और इसके अंदर ही घुस गया। भाई फोटोन आया, रेस्ट में आया, जैसे ही रेस्ट में आएगा वो कैसा हो जाएगा, तो रेस्ट में जैसे ही आएगा उसका मास जीरो हो गया। तो फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, पड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन में ही समा गया। तो इसमें कोई टाइम लैप्स इसकी वजह से नहीं होगी। अच्छा, इसमें अगर आपको किसी को निकालना है तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वही मिनिमम एनर्जी शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या, वर्क फंक्शन। यही क्या है, वर्क फंक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट, अब कितना ही लाइट डाल दो इंटेंसिटी के फर्क नहीं पड़ती। ये इंटेंसिटी वाली बात आई थी ना, कितना ही डाल दो फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि देखो सुनो, वन फोटोन, एक फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। ओ भाई साहब, एक फोटोन आया तो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, है ना। मैंने जो मेरी डिटेल थ्योरी ली थी, मैंने उसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि भाई ये हॉस्टल है ना, हॉस्टल के नीचे यहाँ पे एक गार्ड अंकल बैठे रहते हैं। ये गार्ड अंकल को अपन ने सेट कर लिया कि यार अपने को अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जानी है। तो हमने क्या बोला, हमने सिंपली बोल दिया कि भाई साहब सुनो, ऐसा है कि गार्ड ने बोला एक बंदा आएगा ना उसके साथ मैं एक को छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये भाई साहब 1000 रुपए लेकर के गए, लेकिन गार्ड क्या फिक्स है भाई साहब, 300 रुपए देना पड़ेगा सेट करने के लिए। तो ये 1000 रुपए भले लेकर के गया, लेकिन एक ही दोस्त को लेकर के बाहर निकलेगा,
300 इनको दे दिया, 700 रुपए का पार्टी कर लेगा। ऐसा नहीं करेगा कि 1000 रुपए ले गए तो गार्ड के पास जाकर के बोलेगा भैया काम करो 300 के भाव में आप 3 दोस्तों को छोड़ दो। नहीं, उन्होंने कहा भाई 3 दोस्त छुड़ाने 3 लोगों को लाओ। आपके पास कितना ही पैसा हो, मतलब यहां पर समझ गए, कितनी ही इंटेंसिटी हो आपके पास में, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करा सकता है, इजेक्ट करा सकता है। तो इन्होंने कह दिया कि भैया आपकी दी गई एनर्जी 2 पार्ट में खर्च हो गई, एक इसमें तो एक खर्च हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में, बची पूरी काइनेटिक एनर्जी 300 देने के बाद जितना रुपया बचा है सबका पार्टी करो, दूसरे को नहीं जाने देंगे, बचा हुआ वर्क फंक्शन के फॉर्म में। तो इसी को लिखते बेटा, ये जो एच न्यू दिया था ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट में खर्च हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी इसको चाहो तो लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब यही हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या क्या बातें चल गई पता, यहां से जो बातें पता चली अब उसको बस फटाफट से याद रख लो। हायर इंटेंसिटी, ठीक है, हायर इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर होगी बात। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले यहां से कोई भी इमिशन होना पॉसिबल नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले यहां से कोई भी इमिशन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या करें भाई, अब इसके बाद में हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं क्या इसके पार्टिकल नेचर की, है ना, मतलब पार्टिकल नेचर वाली बात कि भैया ये फोटोन है और ये कैसा बिहेव करेगा एज अ पार्टिकल नेचर। चलो तो हम यहां पर बात कर लेते हैं डुअल नेचर की। डुअल नेचर में जैसे ही आते हैं भैया एंट्री होती है किसकी, डी ब्रॉगली साहब की, है ना, और उनका ये कहना था कि सुनो भाई जो भी पार्टिकल होगा ना उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा और उस वेव को कह लेना मैं ही, कौन, डी ब्रॉगली वेव, या फिर आपको मेरा नाम पसंद नहीं आ रहा तो मैटर वेव कह लो। उनका कहना था कि हर एक पार्टिकल के पास में एक वेव एसोसिएटेड होगा, है ना, उसका वेवलेंथ लैम्डा जो कि h अपॉन में mc से रिप्रेजेंट कर सकते हो, h अपॉन में p से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, क्योंकि v जो होता है वो क्या होता है भाई, c अपॉन में लैम्डा। तो आप इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड मैटर वेव, है ना, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p या फिर h अपॉन में mp। समझ में आ गई बात, मैटर वेव कि हर पार्टिकल के साथ में क्या एसोसिएटेड होता है, एक वेव एसोसिएटेड होता है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहां से कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब वेवलेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम की। अच्छा भैया घबराने वाली कोई बात नहीं है, एचपी गुरुकुल ज्वाइन करोगे तो वहां इसकी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, ये तो बिल्कुल इन शॉर्ट कवर कर रहे हैं। अगला क्या कहा इन्होंने कहा इफ v इक्वल्स टू 0 देन लैम्डा इक्वल्स टू इन्फिनिट। ठीक है, इट मींस वेव ओनली कैसी होगी बेटा, तो मोशन में होगा तभी मिलेगा। वेव कब मिलेगी, जब वो मोशन में होगा तब, ये रेस्ट में है तब कोई वेव नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए इसको मैटर वेव भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैटर वेव भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो निकला उसके लिए पावर की बात कर लो, पावर इमिटेड कितना होगा इसमें, तो P इक्वल्स टू होता बेटा NE1 अपॉन में T। ठीक है, यहां पे N अपॉन में T जो है इसको कहते हैं फोटोन पर सेकेंड। ये जो यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज फोटोन पर सेकेंड, दिस इज फोटोन पर सेकेंड, है ना। तो इसको और भी लिखा जा सकता है N अपॉन में T, एनर्जी को लिख लो H न्यू, तो NH न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया बेटा जी एमिटेड फोटोन, पावर इमिटेड। ठीक है, ये क्या होगी, पावर इमिटेड। तो आप देखो जरा इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हम लोगों ने बात करके रखी है क्वेश्चंस, है ना। 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, है ना। वर्क फंक्शन आपको गिवन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो, अभी जस्ट जो बात करी, डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स ऑफ टू मेटेलिक सरफेस ए एंड बी, वर्किंग फंक्शन दोनों की गिवन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे कहां से, ये हम लोगों ने टाइप 1 हेडिंग के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कवर किया है गदर 3.0 में, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं और वहां से ये सारी बातें आप समझ भी सकते हैं। ठीक है ना, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, वेव एंड पार्टिकल डुअलिटी, जिसकी हम लोग अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे थे। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रीक्वेंसी, है ना, दिस मच प्रोड्यूसेस बाय अ लेजर, पावर एमिटेड, अभी जस्ट जो फॉर्मूला लिखा है आपको पावर एमिटेड का, पर many photons per second on average emitted by। ठीक है, इसी तरीके से इन फ्रैंक्स हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये आपको गिवन है, मरकरी का वेपर इमर्जेंट एनर्जी आपको गिवन है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स गिवन है।
ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चंस वहां से आपको उठा करके सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं बेटा अपने अगले चैप्टर की तरफ, है ना, अपने अगले चैप्टर की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, मतलब एटम्स की अब हम बात करने वाले। किसकी बात हो जाए, अब फटाफट से हमारी बात हो जाए एटम्स की, और एटम्स में हम लोग फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले भैया इसमें आए थे कौन, रदरफोर्ड, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल दिया था। उसके पहले वो प्लम पुडिंग मेथड भूल जाओ, अब छोड़ दो उतनी सी बात, है ना। तो इनका ऐसा कहना था कि देखो भैया ऐसा है कि जो मैक्सिमम न्यूक्लियस है वो कैसा है, मैक्सिमम न्यूक्लियस जो है ना वो बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को भेजा तो ये सीधे चला गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक पार्टिकल को भेजा तो ऐसा मुड़ गया, एक पार्टिकल को और भेजा तो ये और थोड़ा ज्यादा ही मुड़ गया, मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा ही मुड़ गया, है ना। इधर साइड से भेजा इधर तो ये 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ गया, एक पार्टिकल को भेजा तो ये थोड़ा सा मुड़ा, ये बाहर वाला अनडेविएटेड निकल गया। और एक आधे पार्टिकल है ना, 8-10 हजार में से एक आधे पार्टिकल ही था जो कि रीबाउंस हुआ। तो इनका कहना था भाई न्यूक्लियस पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि जब मैंने यहां से अल्फा पार्टिकल भेजा तो सीधे सीधे चला गया, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि क्या हुए 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो गए। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस एक कुछ सॉलिड पॉइंट है जो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और बहुत छोटा होगा, क्योंकि एक आधे ही रिबाउंड हुआ था। यह कहना था हमारे किसका, रदरफोर्ड का, यह कहना था हमारे किसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया कि एटम मोस्टली कैसा, एम्प्टी स्पेस है। सेंट्रल न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन मोमेंटम के बारे में कह दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के अबाउट क्या हो रहे होंगे, रोटेट हो रहे होंगे। लेकिन बहुत सारी बातें इन्होंने नहीं बताई, ऑब्वियस सी बात है, शुरुआती बात थी, इतनी बता दी, बहुत थी, है ना, बहुत थी। जैसे उन्होंने अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्टेबिलिटी कैसे होगी, क्यों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो एक समय उसकी एनर्जी खत्म होगी, आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ये सबके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आपको 24, 23 दोनों में ही देखने को मिले हैं। देखो, most of the mass of atom and all the positive charges are concentrated in the tiny nucleus electron and revolve around the Rutherford model। ये Rutherford model के ऊपर, है ना। The wave emitted when the neutral target bombarded with the high energy electrons are। तो ये सभी क्वेश्चंस कैसे दिख रहे हैं बेटा जी, ये पूरे क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल बेसिस दिख रहे हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा सवाल पूछा भी नहीं जाने वाला। मेन इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से है वो है बोर्स मॉडल। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है बेटा, यह है बोर्स मॉडल, ठीक है ना। बोर्स मॉडल सबसे ही बेहतरीन और सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, है ना, कार्यक्रम है। तो बोर्स मॉडल की हम लोग एक बात कर लेते हैं, ठीक है। ये L इक्वल्स टू ऐसा लिख लो, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन में 2π होता है। देखो, बोर्स मॉडल की हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। बोर ने क्या किया, एक बढ़िया सा मॉडल बनाया है, इसके बेसिस पे उन्होंने थोड़ा सा क्वांटाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। क्या कहा बोर्स ने, जरा देख लेते फटाफट। देखो, बोर्स मॉडल, ठीक है, एटम कैसे बना है इसके लिए आया बोर्स मॉडल। क्वांटाइजेशन दिया इन्होंने, है ना, किसके बेसिस पे, इन्होंने कहा कि भैया L इक्वल्स टू MVR मतलब NH अपॉन में 2π, जहां पर N की वैल्यू है ना हमेशा क्वांटाइज्ड होगी, 1 2 3 4 5 ऐसा, मतलब ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दे दिया बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके मतलब क्या कहना था, इनका कहना था कि सुनो भाई, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ना उनका एक फिक्स ऑर्बिट होगा, और कितना होगा वो NH अपॉन 2π से डिसाइड होगा। N कौन है, N है भाई साहब एक फिक्स नंबर, 1 2 3 4 5, मतलब एक क्वांटाइज्ड है, फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे समझो कि भाई आपने है ना 7th क्लास पास करी, थोड़ी सी पास कर लेता हूं तो भाई साहब है ना 7.5 क्लास में पहुंचूंगा, नहीं, 7th क्लास के बाद इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि सीधे 8th में जाएंगे, समझ गए मेरी बात। वैसे ही है, मतलब अगर सेकंड ऑर्बिट है उसके पास में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दोगे तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बाहर चल करके ऐसा ऐसा चक्कर लगाएंगे ना भाई साहब। अगर आपने और एनर्जी दी तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी लेकर के कहीं नहीं जा रहा, वहीं पड़ा हुआ, उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाए, बीच में नहीं अटकेगा। ये था उनका क्या, ये था उनका मेन स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। उनका कहना था कि जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसको रिवॉल्व कराने के लिए, है ना, जो न्यूक्लियर है वही फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, है ना, जिसमें हर बार वर्क डन 0 हो जाएगा। आपको पता है टेंजेंशियल अगर वर्क डन होता है तो वहां पर वर्क डन कितना मिलेगा, 0। वर्क डन मतलब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसके कारण वो आके न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। तो रदरफोर्ड ने जो गड़बड़ी करी थी, या फिर यूं कह लो कि वो एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने, उसको इन्होंने रिजॉल्व कर दिया भाई। स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट भी आ गया और क्वांटाइजेशन भी लेकर के। तो इनके थोड़े पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं, आ जाओ, इनके थोड़े से पोस्टुलेट्स देख लेते हैं फटाफट।
सबसे पहला इनका पोस्टुलेट में क्या बेटा, तो इनका सबसे पहले न्यूक्लियर का एक कॉन्सेप्ट आया, हालांकि पहले भी आ गया था, लेकिन न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट को और इन्होंने डिफाइन कर दिया। मतलब क्या है, तो पहला इनका कहना था कि एटम्स हैज स्मॉल, छोटा होगा लेकिन मैसिव होगा, मैसिव सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल कोर, मैसिव सेंट्रल कोर। एंड दूसरी तरफ इनका कहना था कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स आपको चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, वो इक्वल होगी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। किसके इक्वल होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते। दूसरा इन्होंने बताया वो था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम कंडीशन का मतलब यही वाला जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, L इक्वल्स टू क्या, MVR जो है ना, वो NH अपॉन में 2 पाई। मतलब ये हमेशा n जो होगा वो एक फिक्स नंबर में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने एक और कंडीशंस बताई, थर्ड लिख लो, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएट, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएट एनर्जी इन परमिसिएबल, परमिसिएबल जिसमें परमिशन है, उसके परमिसिएबल ऑर्बिट में अपने नेटिव स्टेट में वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अच्छा, एक और उन्होंने फ्रीक्वेंसी कंडीशन की भी बात कर ली भाई। लो, इनका कहना था कि जो एच न्यू है, जो एनर्जी जो मिलेगी वो कैसा होगी, E2 माइनस E1, मतलब वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट से और हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है, एक सफिशिएंट एनर्जी लेकर के जंप कर जाएगा, एक सफिशिएंट एनर्जी लेकर के क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, और जब वापस आएगा तो वही एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज करके वापस आ जाएगा। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में, है ना, हाइड्रोजन एटम का इन्होंने मॉडल दिया। अच्छा, ये भी फेल हो गए क्योंकि बड़े एटम्स को ये इन्होंने भी डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन हाइड्रोजन एटम मॉडल में किस स्टेट की कितनी एनर्जी लेवल है उसके लिए इन्होंने एक सीरीज बनाई, ठीक है, जो सबको याद होती है। नहीं याद है तो मैं अभी आपको एक शॉर्टकट से याद करा देता हूं, ठीक है बेटा, याद रखना, पापा ब्रिंग्स, ठीक है, पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, फॉर बाबू एंड लाल। क्या है भैया इसके मतलब, इसका मतलब है ये यहां से ले लो पी मतलब पी फंड, ठीक है, यहां से बी आर ले लो, है ना, यहां से पी लिया, यहां से बी आर लिया, यहां से जो है वो है ब्रैकेट सीरीज, है ना, स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन एटम के, स्पेक्ट्रल सीरीज। यहां से पेस्ट्री का पीए ले लो, पास चिन्ह, ठीक है, यहां से बी ए ले लो बेटा, यहां से कौन, बामर, और यहां से लाल का कौन भैया, तो लाल का ये लाइमन। अब बोलो ना, अब क्या चाहिए भाई साहब, कैसे याद करोगे? तो देखो, ये ग्राउंड स्टेट होता है बेटा N1, ये N1 की वैल्यू यहां पर कितनी लोगे, 2 हो जाएगी, यहां पर N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यहां पर N1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, यहां पर N1 की वैल्यू कितनी लेते हैं अपन, 5। और फॉर्मूला क्या होता है भैया, अगर आपको निकालना तो 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ R, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N, 1 अपॉन N1 स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसको यूज करके आप एनर्जीज निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको, है ना, E1, E2, E3, E4 जिसके भी एनर्जीज निकालना, आप यहां पर N की वैल्यू रखते चले जाओ, N1 की जगह पे आप इसकी वैल्यू रखते चले जाओ, आपको सभी जगह पे एनर्जीज मिलती चली जाएंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप कि नहीं है। इसी फॉर्मूले को यूज करके आप एनर्जीज निकाल सकते हो। आई मेरी बात समझ में? आगे भैया मेरी बात समझ में, जल्दी बोल दीजिए आगे। चल, अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर है तो ये था भैया आपके किसके लिए, एटम्स के लिए, है ना, जहां पर बोर्स मॉडल के अब फेलियर की थोड़ी सी बात हो जाए, है ना, बोर्स मॉडल के फेलियर की थोड़ी सी बात हो जाए, तो भाई साहब इनके फेलियर यही था कि बहुत बड़े एटम्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, छोटे एटम्स के बारे में ही एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। चल, यहां पर इसको खत्म कर दे, है ना, यहां पर इसको खत्म कर देते हैं। अब हम थोड़े से बढ़ जाते हैं भाई साहब हमारे न्यूक्लियाई में। आ जाओ, न्यूक्लियर। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि भाई साहब इसके पूरे डिटेल्ड वीडियो आपको कहां मिलेंगे, आपको एचपी गुरुकुल में मिल जाएंगे। एंड हमने वहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ऑलरेडी बने हैं, जिन्होंने भी अटेंड किया है भैया, जिनको जिनको क्वेश्चंस बने जल्दी से एक थम्स अप दे देना। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, देखो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की आपको दी है, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम
शोन इन द फिगर, एक डायग्राम भी था इसके साथ में, है ना, ट्रांजिशन रिजल्ट इमिशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ 124.1 nm। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से बनेंगे भाई साहब, ठीक है। अब जरा हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, जिसमें मेनली किसकी, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर रिएक्टेंस और फ्यूजन एंड फ्यूजन की थोड़ी सी बात होने वाली। देखो यहां पर एक लॉ है, डिके लॉ। रेडियो एक्टिविटी का मतलब समझो, जब आप उसमें से क्या होगा, रेडियो एक्टिव का मतलब उसमें से, है ना, न्यूक्लियस में से जब रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, रेडिएशंस जब बाहर निकलेगा तो भैया उसमें कमी आएगी, कितना, तो उसको n0e⁻⁻ कहते हैं। आओ चलो हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उनकी बात कर लें, फिर उसके बाद में हम डिस्कस कर सकेंगे सबके बारे में। देखो न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं बेटा, तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वैसे ही एटॉमिक नंबर की अगर आप बात करोगे तो ये होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ऐसे ही आपके पास में मिलेगा एक मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा, तो ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करोगे, तो ये होता है भाई साहब आपका n प्लस जेड, है ना। इसी तरीके से न्यूक्लियर मास की अगर आप बात करते हो तो ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाया जाता है, कंबाइनली उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब इसी तरीके से न्यूक्लियाइड किसको कहोगे, तो न्यूक्लियाइड बेटा जैसे मान लो X, ये सिंबल से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है XZA। ये Z क्या है बेटा, ये है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर। और A कौन है बेटा, ये है आपका मास नंबर। ये कौन है आपका, ये है आपका मास नंबर, ठीक है। आई होप किसी को इस वाले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहां पे थोड़ा से फॉर्म्स को बनाते हैं और जरा हम इनके बारे में लिखना शुरू करते हैं कि भैया ए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मास नंबर के अकॉर्डिंगली, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल ले लो, 79 AU 97। अब जरा सुनो यहां पे, अच्छा कैलकुलेशंस तो यहां से आपको बन जाएंगे। जैसे मान लो ये n प्लस जेड है ना, a इक्वल्स टू n प्लस जेड है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए, n चाहिए, तो क्या लिखोगे, a माइनस जेड। अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, तो क्या लिखोगे, a माइनस जेड, ठीक है ना। आ जाओ हम थोड़ी सी बात करते हैं बेटा कुछ और टर्मिनोलॉजी, थोड़ी सी केमिस्ट्री जैसी लगेगी। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किनको कहते हो, तो आइसोटोप्स वो कहते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर, क्या बोलोगे, एटॉमिक नंबर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सेम, और डिफरेंट होगा इसका मास नंबर। डिफरेंट होगा इसका क्या, मास नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के लिए ले लो, हाइड्रोजन के लिए क्या क्या बेटा, तो जैसे प्रोटियम, ठीक है, इसके अलावा ड्यूटेरियम, इसके अलावा ट्राइटियम, है ना। क्या होगा, तो देखो 1H1 है ये, जबकि ये 1H2 बन जाएगा, ये 1H3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स किसको कहते हो, आइसोबार्स किसको कहोगे, तो मैं कहता हूं भाई सेम मास नंबर हो जाए, यहां डिफरेंट मास नंबर था, यहां पर सेम मास नंबर, और डिफरेंट हो जाए भाई साहब इस बार एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूं कि अगर हाइड्रोजन की बात करते हो, चलो यहीं पर एक और बन जाएगा मेरे लिए, यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं। देखो अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम में चलता हूं तो हाइड्रोजन में 1H3, ठीक है, और हीलियम में भी आपको ये मिल जाएगा 2He3। तो अगर दोनों में देखोगे ये ऊपर क्या दिख रहा है, दोनों में ये 3 सेम है ना, मतलब मास नंबर दोनों में कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तीसरी जो कहानी है वो है आइसोमर्स, खूब पढ़ा केमिस्ट्री, मतलब भाई साहब लो, सेम होगा इसमें मास नंबर भी और सेम होगा इसमें एटॉमिक नंबर भी। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही सेम होगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। आपको पता है ना आइसोमर्स जो बनते हैं भाई उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, बस इतनी सी बात होती है। तो डिफरेंट,
है ना, एनर्जी स्टेट्स होती है इसमें। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें एटॉमिक मास यूनिट की बात होगी, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, तो देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, इसको 1 AMU कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 1 AMU। AMU मतलब ये है ना, कार्बन से कंपेयर होते हैं भाई। तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन। तो भाई एक के लिए मिल गया। चलो इसमें से आप इसको ध्यान रख लोगे, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है, जिसको AMU में कन्वर्ट करोगे तो 0.0055 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। MP की अगर आप बात करोगे बेटा तो 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, है ना, ये 1.0073 AMU आपको मिलेगा। इसी तरीके से और अगर बात करते हैं तो 1.67 किसकी, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लो। चलो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, 1.6749। ये 4 डिजिट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन होता है इनके मासेस में। 10⁻27 kg, दैट इज 1.0086 AMU, दैट इज 1.866 AMU। कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, अब यहां से कुछ और बातें आपको करनी है ना, जिसमें से देखो ये सब छोटे छोटे से पॉइंट्स ही हैं बेटा, है ना, इसके अंदर में। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है, या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस। किसकी बात करें? साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? तो न्यूक्लियस का साइज ऐसे निकालते हैं, R इक्वल्स टू R0 टाइम्स ऑफ A⁻⁴ इससे आपको न्यूक्लियस का साइज पता चलेगा, है ना। जहां पर R0 की अगर आप बात करते हो तो 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर होता है ना, या इसको 1.2 फर्मी कह सकते हो। -15 मतलब फर्मी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज प्रोब्स। इसी तरीके से यहां पर न्यूक्लियर डेंसिटी, तो भैया न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियर मास, है ना, न्यूक्लियर का जितना मास है उसको आप डिवाइड कर दो न्यूक्लियर वॉल्यूम से। ठीक है, मतलब MNU अपॉन में 4/3 πr³ कह लो। कोई दिक्कत ध्यान में रहेगी ये वाली बात भी। तो अब इसी तरीके से कुछ कुछ टर्म्स और हमको देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, जब कभी भी हम कोई न्यूक्लियस को बनाएंगे तो इंडिविजुअल जो मासेस, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस बन रहा है, तो न्यूक्लियस बनाते समय हमें पता है कि हमें उसमें न्यूट्रॉन रखना है और प्रोटॉन्स रखना है। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइनली रखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एक्चुअली जितना मास होना चाहिए उससे कम मास आता है। इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। इंडिविजुअल के मास से जो टोटल मास आएगा जब कंबाइन करोगे तो अलग आता है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। कैसे डिनोट करते हैं? डेल m कर लो, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस, मतलब जब दोनों को इंडिविजुअली जोड़ा था, ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन है। जब दोनों को इंडिविजुअली जोड़ा था, जब दोनों को कैसा जोड़ा था बेटा? इंडिविजुअली जोड़ा था। तो इंडिविजुअल जोड़ते समय आपको मास ज्यादा आएगा एंड कंबाइन जब हो जाएंगे तो उनका मास कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब इसी तरीके से एक और टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को आप ऐसा समझ सकते हो कि वो एनर्जी जिसके कारण न्यूक्लियस बंधा हुआ है, मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। आपको एक बात पता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल कर देता, लेकिन जब कभी हम बात करते हैं कि भाई अगर ये बहुत शॉर्ट रेंज, ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जैसे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस वाली है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स सबसे कैसा है बेटा? स्मॉल रेंज की फोर्स है, पहली बात। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगता। ठीक है, और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जैसी करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलो, तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसके कारण इसने क्या करके रखा है? न्यूक्लियस में सबको बांध के रखा है। ये होता है ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस MC। वही है एनर्जी MC स्क्वायर। ये जो एनर्जी जो हमको होती है ना, वही है ये MC स्क्वायर ही है।
अब इसमें आपसे जो होती है वो क्वेश्चन जिसमें मिलते हैं वो मिलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन से इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो इसको लिखते हैं बेटा EBN, या फिर इसको लिखी जाती है B बार। ये कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी जो अभी अपन ने किया है उसको A से डिवाइड कर दो, ये ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन को A से डिवाइड कर दो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको देखने को। ऐसी है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। एक मैथमेटिकल टर्म है ये पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू होता है मास डिफेक्ट, इज इक्वल्स टू होता है बेटा मास डिफेक्ट अपॉन में मास नंबर, ठीक है। मतलब ये डेल एम अपॉन में मास डिफेक्ट अपॉन में, है ना, मास नंबर, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक। अब चलो अब बात करते हैं, यहां पर तो न्यूक्लियस की पूरी बातें हो गई, लेकिन अब हमको एक बात पता चली कि भाई साहब क्या होता है जब किसी न्यूक्लियस में, है ना, कुछ रेडिएशंस होने शुरू हो जाएंगे तो उसमें कमी आना शुरू होती है। तो कौन से रेडिएशंस में क्या कमी आएगी, मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इन सब में कैसे चलने वाला है, ये रहा इसके लिए भाई साहब एक टेबल, इसके जरिए आप हमेशा के लिए ध्यान सुनो। अल्फा डीके, अल्फा डीके का मतलब क्या होता है, अल्फा डीके का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल है ना, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। होता क्या है ना, आप समझो, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस कैसा हो गया भाई, तो ये न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल, तो इसमें से एक पार्टिकल को निकाल देगा, निकालने के बाद में स्टेबल हो जाएगा। ये जो नया पार्टिकल जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डॉटर, और ये कैसा है भाई, ये पैरेंट, इसमें से निकला। तो जब अल्फा डीके होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप ए को 4 से माइनस कर देना और जेड को कितने से 2 से माइनस कर देना। आप क्या करोगे, जैसे आपके पास में ये लिखा होता है ZXA, जब अल्फा डीके हो गया तो ये आपको कितना मिल जाएगा, Z-2 A में से आपको 4 माइनस कुछ तो भी नंबर अगर ले लो, मान लो अगर यहां पर 50x कुछ भी ले रहा हूं मैं, ऐसे 100 लिख ले रहा हूं, तो अगर यहां से माइनस करोगे तो इसमें से कितना बचेगा बेटा, ये 48 बचेगा, और यहां पे बचेगा x, ठीक है, x यहां पे 96। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। ये किसमें मिलता है बेटा, ये अल्फा डीके। ये वाली टेबल से आपको सब कुछ क्लियर रहेगा हमेशा। बीटा डीके की अगर बात करोगे तो इसका मतलब होता है ए में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, जेड को 1 से बढ़ा दोगे, मतलब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो जेड को 1 से बढ़ा दो। गामा डीके अगर होगा तो कोई चेंजेस नहीं होता बेटा, ना ए में ना जेड में, किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा अगर गामा डीके होगा, ठीक है। ये कब होता है, जब एक्साइटेड स्टेट पे न्यूक्लियर होता है तब जाकर के ये गामा डीके होता है। इसी तरीके से अगर कोई पॉजिट्रॉन उसमें से निकल रहा है तो ए में कोई चेंजेस नहीं करोगे, जेड को 1 से कम कर दोगे, जो बीटा डीके हुआ था उसका जस्ट उल्टा। एंड जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैप्चर होगा, तब क्या करेंगे, ए में कोई चेंज नहीं, और जेड को क्या कर देंगे, 1 से जेड को उठा करके आप बढ़ा दोगे, ये हो गया, ठीक है। ये होता है भाई हर केस में, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, रेडियो एक्टिव, यहां पर रेडियो एक्टिव डीके लॉ काम करती है, जो कि क्या होता है, dn अपॉन में dt टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा n, ठीक है। या फिर इसी चीज को आपने देखा होगा n इक्वल्स टू n नॉट टाइम्स ऑफ e रेस टू द पावर माइनस। कोई समस्या, कोई परेशानी, ये है आपका डीके लॉ, ये रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये है डीके, ठीक। अब इसी तरीके से आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करी जाती है। हाफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई, जब कभी है ना कुछ पुरानी चीजें, अगर जैसे मान लो कोई स्टैचू मिला मेरे को, वो पता करना कितनी पुरानी थी, तो उसका हाफ लाइफ निकालो, मतलब ये निकालो कितने रेट से वो घट रहा है, उसका रेट ऑफ डीके कितना है। तो मैंने कहा भाई इस रेट से इसमें से पार्टिकल्स निकल रहे, तो मैं उसका रिवर्सल लगाता हूं कि इसी रेट से अगर इसके पार्टिकल्स ऐड हो रहे होते तो ये पूरी स्टैचू बन करके कितने समय में तैयार हो जाएगी, तो उस तरीके से इसकी लाइफ निकालते हैं। मतलब ये कहते हैं T1/2, T नीचे लिखते हैं सफिक्स में 1/2, है ना, इसको हाफ लाइफ कहते हैं, यानी 0.693 अपॉन में लैम्डा, या फिर इसको लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 रेस्ट टू द पावर n,
ये है आपका डीके, ठीक है। इसी तरीके से एक और टर्म निकलता है हमारे पास में मीन लाइफ, भैया इसकी मीन लाइफ कितनी होगी, टाउ से डिनोट करते हैं बेटा, ये 1 अपॉन में लैम्डा होता है। ये क्या कहते हैं, हाफ लाइफ जो ऊपर, ये यही हाफ लाइफ जो है ना 1 ऊपर चली जाएगी, है ना, टी 1 अपॉन में 2 अपॉन में 0.693, भाई यहां से 1 अपॉन लैम्डा निकालोगे तो यही होगा ना, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1.44 टाइम्स ऑफ 1 हाफ लाइफ, ठीक है, ये मीन लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब दो छोटी बातें और सुन लो, हालांकि ये आपको बहुत अच्छे से आता है ना। एक तो है बेटा फ्यूजन और एक है फिजन, एक है फ्यूजन और एक है हमारे पास में फिजन। फ्यूजन और फिजन में अंतर क्या है, फिजन मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक हेवी न्यूक्लियस होगा, है ना, एक हेवी न्यूक्लियस होगा जो टूट करके छोटे छोटे और न्यूक्लियस को बनाएगा। मतलब एक यहां पर हेवी न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपने क्या किया, तो एक न्यूट्रॉन को इसके अंदर बम्बार्टमेंट कराया, जैसे न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट होगा ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो गया अनस्टेबल। ये जैसे ही अनस्टेबल होगा क्या करेगा भाई, ये टूट जाएगा दो अलग अलग न्यूक्लियस में, ठीक है। मतलब एक हेवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, दैट इज फिजन। और फ्यूजन का मतलब क्या है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, जैसे मान लो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ज्वाइन हुए और एक हेवी न्यूक्लियस बना, इसमें भी एनर्जी लिबरेट होगी, इसमें भी एनर्जी लिबरेट होगी। फिजन वाले की अगर आप बात करते हो तो जैसे यूरेनियम को ब्रेक कराया जाता है, यूरेनियम को ब्रेक करा करके क्या करते हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाए जाते हैं, वो फिजन की केस है। फ्यूजन का मतलब क्या है, जो सन में चल रहा है, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के हीलियम बनाते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक। तो इसमें जो हमारे पास में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो यूज किया जाता है ना, यूरेनियम, यूरेनियम एक हेवी न्यूक्लियस है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे बनाते हैं, जिसमें से क्या होता है भाई सब बहुत सारी हीट निकलती है। इसको ना बैलेंस करने के लिए, इसकी इक्वेशन बहुत जल्दी तेजी से ना चल जाए, इसमें मॉडरेटर्स यूज करते हैं जो कि इनको मॉडरेट मतलब कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। जैसे H2O2 उसके अंदर में यूज कर लिया जाता है, जो न्यूक्लियस जो टूटेगा, जैसे एक यूरेनियम का एक टूटने के बाद में वो क्या बनाता है, 3 नए न्यूक्लियस बनाता है, फिर ये एक टूटेगा तो फिर से ये कितने बनाएगा, नए 3 बनाएगा, ऐसे ऑर्डर में चलते जाता है। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शंस होगी ना, है ना, इसलिए एटॉमिक जो वेपन्स है उसको बैन किया गया, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करके रखने के लिए उसमें मॉडरेटर्स को यूज किया। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई है, और इस पे भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द मास नंबर, एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, कहां पर आपको बनेंगे भाई, ये पूरे ही क्वेश्चंस पूरे डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करी है हमारे सेशन में, जो कि आपको मिलेगी HP गुरुकुल पे, मतलब गदर 3.0, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया, तो जैसे अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 के दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था अपन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिटेल थ्योरी मिल जाएगी। एटम्स की आप बात करते हो तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिटेल में थ्योरी, एंड उसके ऊपर PYQs पूरे, है ना, एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी। फिर न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग एनर्जी की हम लोगों ने बात करी, रेडियो एक्टिविटी की भी हम लोगों ने बात करी है। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं बार बार कि भाई साहब आपको जो यहां पर मिलेगा इस सेशन में जाने के बाद, वहां पर मिल जाती है आपको डिटेल थ्योरी, उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फिर उसके PYQs, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा गदर 3.0 में। जल्दी से, अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो HP गुरुकुल, है ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो वो भी कर लो, वहां पर आपको सेशंस के पूरे ही अपडेट्स मिल जाते हैं, कंप्लीट सेशन मिल जाएगा, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा जहां से आपको सेशन PDF मिल जाएगा। तो मिलेंगे अपने अगले नए सीरीज में, नई क्लास में, जिसमें और बाकी बचे हुए चैप्टर्स की भी हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से सिंक्रोनाइज वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।